नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत क्यों आगे लगातार बढ़ रहा है, और दुनिया भर की तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं, जो एक्सपर्ट कमेटीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, वो क्यों भारत पर लगातार दाव लगा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे आज की टॉप लाइन्स पर निगाह डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को देंगे विकास की सौगात। काशी में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। साथ ही वाराणसी को मिलेगा नया निफ्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने कहा, भारत $10 बिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर चल रहा है। वो जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज के अनुमान के मुताबिक 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। बायजूस के शेयरधारक संस्थापक सीईओ बायजूस रविंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर आज करेंगे मतदान। और सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बाजारों का हाल। किस तरह से आज गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई और कैसे इस वक्त बाजार कारोबार कर रहे हैं, आपको उस पर लिए चलते हैं। 35 अंक ऊपर 22,302 के स्तर पर आज गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई और उसका असर फिलहाल बाजार पर सकारात्मक दिखाई दे रहा है। 96 अंक ऊपर 73,255 के स्तर पर बाजार खुले और निफ्टी में भी बढ़त के साथ आज कारोबार की शुरुआत देखी गई। 33 अंक ऊपर 22,250 के स्तर पर निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आया। फिलहाल थोड़ी सी नरमी नज़र आ रही है। जहां पर ज़्यादा एक्शन है उसमें वोडाफोन आइडिया, एचडीएफसी टीसीएस, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं। आज के टॉप गेनर्स आपको दिखाते हैं। अदानी पोर्ट्स 0.3%, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, आईटीसी और इन्फोसिस यहाँ पर आपको शुरुआती कारोबार में बढ़त दिखाई दे रही है। हीरो मोटोकॉर्प भी इस वक्त बढ़त दिख रहा है। टाइटन कंपनी इस वक्त 1.15% की गेन के साथ निफ्टी के गेनर्स चार्ट को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय एयरटेल दूसरी ओर नेगेटिव बायस के साथ आज लीड कर रहा है टॉप लूजर्स को। 1% से ज़्यादा की गिरावट। एशियन पेंट्स में भी करीब 1% की गिरावट। ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ में भी इस वक्त शुरुआती कारोबार में गिरावट दिख रही है। एनटीपीसी, ब्रिटानिया, पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर इस वक्त नुकसान का माहौल। आईसीआईसीआई बैंक में भी नुकसान इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखते हैं अब अमेरिकी बाजार फायदे के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। ये फ्यूचर्स डाउ जोन्स के, S&P 500 और नैस्डैक के भाव इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। यूरोपीय बाजार की तरफ चलते हैं। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज FTSE में 21 अंकों की बढ़त है। फ्रांस के एक्सचेंज में 99 अंकों की बढ़त और डैक्स यानी जर्मनी के इंडाइसेस में भी बढ़त दिख रही है। निकी, जापान का निकी 39 अंक ऊपर, हैंगशैंग 16 अंक नीचे और कॉस्पी 2 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया। क्रूड ऑयल का भाव आपकी स्क्रीन पर इस वक्त $83 का स्तर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आ रही है, जिन्होंने कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेज गति से आगे बढ़ रही है। $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। बॉर्गे ब्रेंडे, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह पर भारत लगातार बढ़ रहा है। जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का तमगा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में अनुमान से अधिक बेहतर प्रदर्शन किया भारत की अर्थव्यवस्था में। उसके बाद जितनी रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने सुधार करना शुरू किया अपने अनुमान में, और दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को लेकर के भारत को लेकर के काफ़ी दिलचस्पी दिखाई दी है। दरअसल भारत में 7% की आर्थिक विकास इस वक्त नज़र आ रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत तमाम जो एजेंसीज हैं वो लगातार भारत के जो ग्रोथ रेट है उसके अनुमान को बढ़ा रही हैं। और एक बार फिर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस फोरम कहा जाता है,
जिसमें इकोनॉमिस्ट्स और दुनिया भर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो चर्चा करते हैं, वो अब कह रहे हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेफरीज, जो कि एक बड़ी सलाहकार फर्म है, उसकी भी एक रिपोर्ट है। उसमें भी ये कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। 2027 का उन्होंने एक टाइमलाइन दिया है, 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। आइए देखते हैं जेफरीज का क्या कहना है। और जेफरीज के अनुमान के पीछे की वजह बहुत स्पष्ट उन्होंने कही है कि जो मार्केट कैप है वो लगातार बढ़ रहा है भारत के बाजार का, और वहाँ पर सकारात्मक रुझान के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आगे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि $10 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है वो जल्दी ही भारतीय बाजारों में नजर आएगा। पिछले 10 सालों में मूलभूत संरचनात्मक सुधार हुए, और जिन रिफॉर्म्स की बात जेफरीज ने की है उसमें एक बड़ा रिफॉर्म जीएसटी है, जिसका जिक्र जेफरीज ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है। और स्पष्ट तौर पर ये रिपोर्ट कहती है कि अगले 2027 यानी 2024 में इस वक्त हम खड़े हैं, 3 से 4 सालों में ये जापान और जर्मनी को छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की राह पर जा रही है। थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2027, कंटिन्यूड रिफॉर्म्स लेज द फाउंडेशन ऑफ 7% लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ। लंबी अवधि में भी इसका अनुमान है कि 7% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था विकास करेगी। 2030 तक $10 ट्रिलियन मार्केट कैप होने का उम्मीद जताई है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सपोर्टिव हैं, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि जो ग्रोथ का सेंटर है वो चाइना है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो एजेंसीज हैं उनको लगता है कि अब ये जो शिफ्ट है वो भारत की तरफ टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के मामले में भी भारत ने लीड ली है, और इस वक्त तमाम अर्थव्यवस्थाओं का जो रुख है वो भारत की ओर सकारात्मक नजर आ रहा है। दूसरी बात है कि राइजिंग अपॉर्चुनिटीज और वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन को ड्राइव कर रहा है। जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, आपको याद होगा कि 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी तो किसी को यह अनुमान नहीं था कि इतनी जल्दी भारत की जो अर्थव्यवस्था है स्टार्टअप्स को लेकर के इतना बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। आज 1,07,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें 105-108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। कुछ तो डेकाकॉन यानी $10 बिलियन की अपने टर्नओवर के साथ या अपनी नेटवर्थ के साथ वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि जेफरीज को लगता है, और उन्होंने कहा है कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट का हब भारत आगे बन सकता है। अगला पॉइंट है कि इंडिया नाउ बिकमिंग अ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हब। तो जिस तरह से हमने सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया भारत की अर्थव्यवस्था ने, अब ऐसा लग रहा है कि जो दूसरी सर्विसेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हों या फिर लीगल सर्विसेज हों, यहाँ से एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जेफरीज के मुताबिक, और भारत एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हब बन सकता है। और मार्केट रिटर्न्स जो हैं, क्योंकि सारी दुनिया इकोनॉमिक्स में जब इस वक्त बात करती है तो रिटर्न के लिहाज से उन इकोनॉमीज की तरफ वो देखती है जहां पर रिटर्न्स बेहतर मिलने की उम्मीद है, और भारत एक बेहतर रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। हेलो, आप तो वो हो ना भैया, बताओ ना हमारी लॉटरी कब लगेगी? चलिए एक लिंक भेजता हूँ, उस पर क्लिक करो और लॉटरी पाओ। 98222। बिल्कुल चूचू नहीं। यूपीआई कहता है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। और आप पैदल ही जाएंगे? टैक्सी। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे, और अब बात करते हैं आज के फोकस की।
केंद्र सरकार ने वैश्विक निवेशकों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए। केंद्र सरकार ने देश को अंतरिक्ष और सैटेलाइट के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने का फैसला लिया है, कुछ शर्तों के साथ। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष में ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में छूट देने की घोषणा की है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बदलाव के बाद सैटेलाइट उपक्षेत्रों को 3 अलग-अलग गतिविधियों में बांटकर हर क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश की सीमा परिभाषित की गई है। वर्तमान में उपग्रह स्थापना और संचालन से संबंधित अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ सरकारी रूट के जरिए एफडीआई की सीमा 100% है। वर्तमान नीति में बदलाव के जरिए सरकार ने अब उपग्रह निर्माण और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद और ग्राउंड एवं जीरो सेगमेंट में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 74% कर दी है। इस सीमा से अधिक विदेशी निवेश के मामले में सरकार की मंजूरी लेनी होगी। वहीं उपग्रह लॉन्च व्हीकल और उससे जुड़ी प्रणालियों या उपप्रणालियों स्टेशन बनाने से संबंधित क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा अधिकतम 49% होगी। इन क्षेत्रों में भी इस सीमा से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने बताया कि इससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को काफी मदद मिलेगी और भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। Built by the government of India's proactive and progressive steps to liberalize the FDI policy in space sector. The historic decision paves the way for unprecedented growth and innovation and will ultimately foster a new era of space exploration and commercialization in India. As a full-stack space engineering company, Dhruva Space is poised to leverage these opportunities to make significant contributions to the world space community and achieve remarkable milestones through collaboration, innovation, and capacity building. As a company, we have flown our satellites and deploys in space, and now we are in the process of setting up our large assembly integration and testing facility from which we've always planned to build for the world from India. And with increased ease of doing business, we look forward to addressing the global needs in a manner that would make India proud. नई नीतियों के तहत उपग्रहों के पार्ट्स, प्रणाली या उपप्रणाली बनाने के मामले में एफडीआई की सीमा बिना सरकार की अनुमति के 100% रहेगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी योगदान बढ़ेगा और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक भी आएगी, जिससे यह क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रतन श्रीवास्तव, अंतरिक्ष विशेषज्ञ, स्पेस एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़ रहे हैं इकोनॉमी टुडे में। बहुत धन्यवाद रतन। ये सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि स्पेस सेक्टर में संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं और इसलिए लगातार वो एफडीआई की जो सीमा है उसमें बढ़ोतरी कर रही है? अजय जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद। स्पेस की जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है पिछले 5 से 6 साल के अंदर, जिसमें इंडस्ट्री का बहुत योगदान रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री दोनों का, उसकी सीमा इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले 6 साल में हमने देखा है कि हमारा जब इसके 2016-2017 तक हमारा स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का नेग्लिजिबल था, लेकिन आज 7 बिलियन है और सरकार सोचती है कि 2033 तक हम इसको 44 से 45 बिलियन तक ले जा पाएंगे। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 5 से 6 साल के अंदर में जो स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए हैं, उन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था कि इंडस्ट्री को अलाउ किया गया इसरो के साथ काम करने के लिए। तो उनको एक वेंडर स्टेटस से एक पार्टनर स्टेटस पे लाने की सरकार ने जो नीतियां बनाई, उन नीतियों में सबसे पहले NSIL बनाया गया, फिर इनस्पेस बनाया गया, ताकि धीरे धीरे करके स्पेस सेक्टर को खोला जा सके। आप ये देखिए कि 2014 में एक स्टार्टअप हुआ करता था सिर्फ स्पेस सेक्टर में, ध्रुवा, और आज की तारीख में करीब करीब 200 स्टार्टअप है। तो अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो सरकार कभी भी अपने पैसे पे इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकती। ऐसे कभी ब्रॉड बेस हो नहीं सकता कोई भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। ब्रॉड बेस होने के लिए प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फंडिंग ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फंडिंग भी एक जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें GDP में अपना योगदान करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
हमने ये देखा है कि अभी तक जितना भी रिफॉर्म हुआ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिफॉर्म हुआ है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च व्हीकल प्रोडक्शन में। लेकिन अभी भी हमारे पास एक ही लॉन्च पोर्ट है, श्रीहरिकोटा। हमारे पास अगर एक ही लॉन्च पोर्ट होगा और हमारे पास कम लॉन्च व्हीकल्स होंगी तो जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की, एजुकेशनल सैटेलाइट्स की, वेदर सैटेलाइट्स की, वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लॉन्च पैड से आप उतनी लॉन्चेस कर सकते हैं जितने संभव है। तो ये जो सरकार ने डिसाइड किया है कि लॉन्च व्हीकल्स और लॉन्च पैड्स के लिए 49% का वो एफडीआई को मंजूरी देंगे ऑटोमेटिक रूट पे, और 100% भी दे सकते हैं सरकारी अप्रूवल के बाद। ये एक बहुत बड़ा कदम है, साहसिक कदम है। और इसमें एक और देखने वाली बात यह है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो सिर्फ सैटेलाइट सेक्टर में नहीं है, वो स्टार्टअप्स इस समय लॉन्च व्हीकल सेक्टर में भी हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्काई रूट है फॉर एग्जांपल, अग्निकुल है। ये लोग ऐसे बना रहे हैं लॉन्च व्हीकल्स जो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे तो फिर एफडीआई नेचुरली उस पर अट्रैक्ट होगी कि एफडीआई आएगी तो वो देखेंगे कि इससे हम क्या फायदा अपनी कंपनियों के लिए कर सकते हैं। रतन, तो आपसे समझ, जब आप इंटरेक्ट करते हैं विदेशी फर्म्स के साथ में, भारत के स्पेस सेक्टर को वो किस निगाह से देखते हैं, इस मार्केट को वो किस निगाह से देख रहे हैं, और क्या डिफरेंट है भारत की स्पेस इंडस्ट्री अगर हम कंपेयर करें तो दूसरे देशों से? अजय जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज से 6-7 साल पहले हमारा स्पेस ग्लोबल स्पेस मार्केट में बहुत नेग्लिजिबल शेयर था। आज हम करीब 3% पे पहुंच गए हैं। 5 से 6 साल के अंदर हमने इतनी प्रगति की है और लोगों ने ये देखा है कि इंडिया में जो पोटेंशियल है स्पेस सेक्टर का, स्पेस इकोनॉमी का, स्पेस इंडस्ट्री का, वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादा कंट्रीज ऐसे नहीं हैं जो अपने सैटेलाइट बनाते हैं, अपनी लॉन्च व्हीकल बनाते हैं और उनको लॉन्च करते हैं, जिसे बोलते हैं स्पेस फेयरिंग नेशंस। तो उसमें हम एक हैं। और अगर हम चाइना का तो हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में हम पहली 5 देशों में ऐसे हैं जिनकी स्पेस इंडस्ट्री, अपनी डोमेस्टिक स्पेस इंडस्ट्री अपने बलबूते पे चल रही है। आज तक इसरो ने जो कुछ किया है अपने बलबूते पे किया, लेकिन अब वो समय आ गया है जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किलिंग और फंडिंग की ज़रूरत है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ। ख़ास तौर से क्योंकि हमने, इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड 27 कंट्रीज़ का एक कोएलिशन है, कोलैबोरेशन है। तो उसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा जब हम दूसरी स्पेस एजेंसीज और दूसरे कंट्रीज के साथ काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने मास्टर कर लिया है एक ये कला कि कम पैसे में हम ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। और ये चीज़ जो विकसित देश है उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कम पैसे में ज़्यादा लॉन्चेस होते हैं तो सबका फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, देश का भी फ़ायदा है, और फॉरेन एक्सचेंज का भी फ़ायदा है। रतन जी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के नंबर क्या आपके पास हैं क्या? मान लीजिए जब से लिबरलाइजेशन हमने शुरू किया, पहले तो स्पेस सेक्टर को बिल्कुल स्ट्रैटेजिक माना जाता था, केवल इसरो की अलावा और कोई अलाउड नहीं थे। अब नए नए स्टार्टअप्स आ गए। इन्वेस्टमेंट अभी तक 4-5 सालों में क्या हुआ जब से एफडीआई के रास्ते खुले, और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि मतलब जैसे हमारा स्पेस इंडस्ट्री का जीडीपी में करीब 7 बिलियन डॉलर का इस समय योगदान है, जिसको हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगले 5 से 6 साल में ये करीब 25 से 30 बिलियन बन जाएगा। हम ये इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही अभी तक हुआ है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर बड़ी कंपनियों ने किया है, जैसे लार्सन टूब्रो है, टाटाज है, गॉडरेज है, और एसएमई सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इस समय डेवलपमेंट हुआ है। कुछ कंपनियां हैं जैसे अनंत टेक्नोलॉजीज़ हैं। इन कंपनियों ने, अनंत टेक्नोलॉजी ने बहुत इसमें रैपिड प्रोग्रेस किया है, लॉन्च व्हीकल सेगमेंट में और सैटेलाइट सेगमेंट में भी। अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अभी तक जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कह सकते हैं कि लार्ज कैप और मीडियम कैप में हुआ है। अब इससे हमारा जो स्मॉल सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है उसका अभी कोई माप नहीं हुआ है। मुझे लगता है मेरा अगला सवाल शायद आपने प्रीएम्प्ट कर लिया। मैं एमएसएमई सेक्टर की ही बात करने वाला था, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें हम बहुत एक्सेल कर सकते हैं।
आज भी राजकोट में बहुत छोटी छोटी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अहमदाबाद में जो इसरो का प्लांट है, इसरो का जो ऑफिस है उसके साथ मिलकर के बहुत सारे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना रही हैं। छोटे कंपोनेंट्स में 100% एफडीआई अलाउ किया है। तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर अगर हम स्केल अप कर पाते हैं तो जिसको कहते हैं ना कि प्रोडक्शन बाय मास या मास प्रोडक्शन की तरफ न ले जाकर प्रोडक्शन बाय मास, और उसमें ज्यादा स्केल होगा, एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसएमई सेक्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फंडिंग की। फंडिंग की प्रॉब्लम है और उनका जो कैश फ्लो है वो रेगुलेटेड नहीं होता है। इसमें एमएसएमई मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी काम किया है, मैं उससे संबंधित रह चुका हूँ 1-2 साल पहले तक। तो एमएसएमई इंडस्ट्री में जैसे हमारे टेक सेंटर्स होते हैं जिनको टूल रूम्स बोलते हैं, तो आज तक जितने टूल रूम्स हैं उनमें स्किलिंग करवाते हैं और थोड़ा बहुत फंडिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फंडिंग से स्पेस जैसी बिल्कुल बहुत प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी है। जी जी, कि ये कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर है। और आपने सही कहा, जैसे अभी राजकोट, अहमदाबाद के आसपास छोटी मोटी कंपनियां हैं जो कि निर्भर है टोटल इसरो के ऊपर। इसी प्रकार से त्रिवेंद्रम के आसपास कंपनियां हैं जो लॉन्च व्हीकल सेक्टर में उन्होंने काफ़ी काम किया है इसरो के साथ मिलकर के। बैंगलोर में स्पेस सेक्टर के सैटेलाइट के साथ काम करने वाली बहुत कंपनियां हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी कंपनियां। और इसमें मजे की बात यह है कि इसमें से ज़्यादातर वेंडर्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी इसरो के साथ रह गया। मैं बिल्कुल सही, क्योंकि वो जो नॉलेज सेट है, जो स्किल सेट है, वो अभी तक इसरो के पास ही था। जी सही कह रहे हैं रतन जी। वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये तो तय है, जैसा कि आपने कहा कि ये बड़ा फैसला है और एफडीआई के दरवाजे जो खोले गए हैं उसका असर इन्वेस्टमेंट पे होगा और इस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें कारोबार जगत की आपको दिखाएंगे। देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। फटाफट अंदाज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत $10 बिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर चल रहा है और वो जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल में लाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजार नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद को लेकर आगे है, लेकिन इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौजूदा समय में मौद्रिक नीति का रुख सतर्क होना चाहिए और यह नहीं मानना चाहिए कि मुद्रास्फीति के मोर्चे पर हमारा काम खत्म हो गया है। बायजू के शेयर धारक इसके संस्थापक सीईओ बायजू रविंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को हटाने के लिए लाए प्रस्ताव पर आज मतदान करेंगे। हालांकि मतदान का नतीजा 13 मार्च तक लागू नहीं होगा। उस दिन कर्नाटक हाई कोर्ट रविंद्रन की याचिका पर सुनवाई करेगा। सरकार को उम्मीद है कि भारत ब्रांड के चावल और आटे की अगले 4-5 महीनों में 15-15 लाख टन की बिक्री हो सकती है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि अगर मांग ज्यादा होती है तो आपूर्ति भी हम अधिक करेंगे। आदित्य बिरला समूह ने हरियाणा के पानीपत, पंजाब और तमिलनाडु में 3 नए डेकोरेटिव पेंट संयंत्र की शुरुआत की है। आने वाले समय में चेन्नई और बंगाल में भी संयंत्र खोलने की योजना है। सरकार ने व्यापारियों को 31 मार्च तक बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान को 54,700 टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दे दी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, हमने तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश को 50,000 टन, मॉरिशस को 12,000 टन, बहरीन को 3,000 टन और भूटान को 560 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे का आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन आज एक बार फिर से सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। 100 अंक ऊपर सेंसेक्स सबसे थोड़ी देर पहले कारोबार करता हुआ नजर आया। फिलहाल निफ्टी 30 अंक ऊपर 22,248 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो नहीं ऑल टाइम हाई इस कारोबार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे है न्यूज़ 10 कृतिका भारद्वाज के साथ। नमस्कार।